हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव पोर्ट। माई सेल्फ पूजा एंड आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करेंट अफेयर्स। 2 मार्च से 9 मार्च तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको हमें डिस्कस करना है, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो सके इस पूरे वीक का। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले। तो फर्स्टली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस पूरे वीक के जो भी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स थे उनको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स के बाद इस पूरे वीक में कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्स को रिलीज किया है, सो हम डिस्कस कर लेंगे रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स को। डन। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आज मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, 50 क्वेश्चंस का क्विज। तो आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, इनके आंसर करने हैं और आपका जो भी स्कोर होता है आउट ऑफ 50 आप रिप्लाई करके बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कि आउट ऑफ 50 आपका क्या स्कोर रहा, कितनी चीजें आपको याद रह गई। क्लियर। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कंसर्न होता है पीडीएफ। सो वीकली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ओके। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या सिंपली सर्च कर लीजिएगा करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम, तो भी आप मेरे टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, किसके लिए है ये वीकली करेंट अफेयर्स? तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं और जो भी हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रिपोर्ट, इंडेक्स एंड इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है एज आई मेंशन्ड। क्लियर। सो स्टार्ट कर ले। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सो 1 मार्च को हम 3 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1 मार्च को पहले हमने सेलिब्रेट किया जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। सिंस 2014 इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड थीम क्या है? टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। डन। अब जब डिस्क्रिमिनेशन को जीरो करना है तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफेंसिव होने की जरूरत है। सो यहाँ पर देखेंगे वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी हमने 1 मार्च को सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम थी ऑनर हीरोज एंड द प्रमोट सेफ्टी स्किल। ऑनर्स हीरो एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। नेक्स्ट है 1 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सी ग्रास डे। वर्ल्ड सी ग्रास डे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2022 में डेजिग्नेट किया था इस डे को। 1 मार्च को हम वर्ल्ड सी ग्रास डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी थीम है हेल्दी सी ग्रास हेल्दी प्लैनेट। क्लियर। तो इसको ऐसा थोड़ा सा देख लीजिए, इसको ऐसा कर लीजिए, सी, ये वाला सी देख लीजिए। सी, डिस्क्रिमिनेशन को जीरो करने के लिए हमें थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ेगा। सी, हमें डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब 3 मार्च को हमने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, या उसको हम वर्ल्ड एनिमल्स डे भी कहते हैं, तो 3 मार्च को सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। 3 मार्च को हम वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट डे भी सेलिब्रेट करते हैं सिंस 2015। थीम है एवरी जर्नी मैटर्स। अब यहाँ पर देखो, नीति आयोग ने इस पूरे मंथ को, मार्च मंथ को सेलिब्रेट करने का अनाउंस किया है कि हम इसे सेलिब्रेट करेंगे एज अ नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ। किसने अनाउंस किया है? ये नीति आयोग ने। और इस पूरे मंथ की थीम डिसाइड की गई है ब्रेकिंग बैरियर्स, इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विथ बर्थ डिफेक्ट। अब नीति आयोग का ये इनिशिएटिव है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। 2015 में नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था एज अ थिंक टैंक। डन। नेक्स्ट, 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे भी सेलिब्रेट किया गया। 2007 में WHO ने रिकॉग्नाइज किया था इस डे को। वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम क्या है? चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। इस साल यहाँ पर थीम थी। नेक्स्ट है नेशनल सेफ्टी डे। 4 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया था। ठीक है, नेशनल सेफ्टी डे। थीम क्या है? फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल एंड द गवर्नेंस एक्सेलेंस। फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस एक्सीलेंस। 4 मार्च को हमने वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी सेलिब्रेट किया था। भाई खुद को सेफ करो ओबेसिटी होने से।
ठीक है, मेरी तो बढ़ते जा रही है। तो एटलीस्ट आप अपने आप को सेव कीजिए ओबेसिटी से। 4 मार्च को इन दोनों डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। थीम है लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी एंड डैश डैश डैश, ठीक है। नेक्स्ट 4 मार्च। 4 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया लाइनमैन दिवस, और ये 4th एडिशन था जिसकी थीम थी सेवा, सुरक्षा एंड स्वाभिमान, ठीक है। 5 मार्च की बात करेंगे तो इस साल हमने 2nd एडिशन, क्योंकि इस दिन की शुरुआत 2023 में, मतलब पहली बार 2023 में सेलिब्रेशन हुआ था, और ये 2nd सेलिब्रेशन है, इंटरनेशनल डे फॉर द डिसआर्मामेंट एंड द नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। और यूनाइटेड नेशन ने डिसआर्मामेंट वीक डिक्लेयर किया है, मतलब सेलिब्रेट करते हैं 24 to 30 अक्टूबर के बीच में। नेक्स्ट डे इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस स्लाइड से देना होगा तो ये क्वेश्चन दिया जाएगा। 7 मार्च को हमने जन औषधि दिवस सेलिब्रेट किया। बेसिकली हमारे जो जेनेरिक मेडिसिन हैं उनको प्रमोट करने, लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लगातार कोशिश भी कर रही है हमारे देश में जो आपके औषधि केंद्रों को भी सेटअप किया जा रहा है, राइट। तो ये 6th एडिशन था। इंसेप्शन कब हुआ था? शुरुआत हुई थी 2019 में अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, और इस परियोजना को 11th 5-year प्लान के अंदर इनिशिएट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट 8 मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल वीमेंस डे। थीम थी इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। सो ओवरऑल अगर देखा जाए कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने डिस्कस किए उनमें से कौन कौन से आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं, मैं आपको एक बार ब्रीफ करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको इंटरनेशनल वीमेंस डे याद रखना है, फिर आपको याद रखना है यहाँ पे जन औषधि दिवस। नेक्स्ट आप याद रखेंगे यहाँ पर नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च। उसके बाद आप याद रखेंगे वर्ल्ड एनिमल डे या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये नीति आयोग वाला नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ। तो ये 5 बातें याद रख लीजिए। जब इतना याद हो जाए तो फिर रिमेनिंग चीजों को याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ रिपोर्ट्स पे जो इस पूरे वीक में न्यूज में थी, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। तो फर्स्ट नंबर पे है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 का 12th एडिशन रिलीज किया गया। कौन सा एडिशन था ये? तो 12th एडिशन था इसका, ठीक है, जिसमें आप इंडिया की रैंकिंग देखेंगे। जो रैंकिंग 2023 में थी वही रैंकिंग 24 में है, मतलब 42, ठीक है। 42 नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा, और इंडिया का स्कोर है 38.64%। ये इंडिया का स्कोर है। सो टॉप किसने किया है और कौन इस रिपोर्ट को रिलीज करता है? इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और आउट ऑफ 55 कंट्रीज इंडिया की रैंकिंग 42 नंबर पे है। टॉप पर किया है यूएसए, फिर यूके, देन फ्रांस। डन। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है, या वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स रिलीज होता है, वीमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स 2024, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिया की रैंक आउट ऑफ 190 कंट्री 113 नंबर पे है, ठीक है। यहाँ पे 0 से लेकर 100 तक रैंकिंग दी जाती है। बेसिकली ये रैंकिंग बताती है कि आपकी कंट्री में क्या लीगल राइट्स इक्वल है, इक्वल लीगल राइट्स आपको दिए हैं विमेंस को और मेंस को। तो इंडिया का स्कोर जो है वो 60% पे है। इंडिया में अगर देखा जाए तो केवल फीमेल 60% ही लीगल राइट्स को एंजॉय करती हैं एज कंपैरिजन टू द मेल, ठीक है। यहाँ पर 8 पैरामीटर्स या 8 एरियाज में इस इंडेक्स को कवर किया जाता है। मोबिलिटी, वर्क प्लेस, पे, मैरिज, पेरेंटहुड, एंटरप्रेन्योरशिप, असेट एंड द पेंशन। इस साल ये 10th एडिशन था। कौन सा एडिशन है ये? 10th एडिशन रिलीज किया गया था वर्ल्ड बैंक का व्यूमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स। डन। ओके। नेक्स्ट यहां पर भूपेंद्र यादव जी ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया, और ये 5th एडिशन या 5th साइकिल थी जहां पर ये लेपर्ड का असेसमेंट किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है 5th असेसमेंट था जहां पर लेपर्ड की पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई थी। और ये पूरी एक्सरसाइज किसने की थी? आंसर है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से इसको किया गया था, जिसमें 20 स्टेट्स को कवर किया गया। इसमें बताया गया लास्ट असेसमेंट था 2018 का, और इस बार का जो है वो 2022 का असेसमेंट है। तो इन ईयर्स में लेपर्ड की 8% पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी कंट्री में रजिस्टर की गई है।
2018 में हमारी कंट्री में लेपर्ड्स 12,852 थे, अब ये बढ़कर 13,874 हो गए हैं। क्लियर? एनुअल ग्रोथ की बात की गई है कि एनुअल ग्रोथ रेट लेपर्ड की 1.08% रही है। अब यहाँ पे अलग अलग जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी असेसमेंट किया गया कि वेस्टर्न घाट में क्या है, ईस्टर्न घाट में क्या है, सेंट्रल इंडिया, तराई एरिया में क्या है, इस तरीके से अलग अलग एरिया के हिसाब से भी असेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है लेपर्ड की, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में। और वहां पर भी कहां पर? एमपी में सबसे ज्यादा लेपर्ड्स हैं, इसलिए एमपी को लेपर्ड स्टेट, चीता स्टेट, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, देन कर्नाटका आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम शिवालिक रेंज की बात करें और एक गैंगेटिक प्लेन की बात करें तो यहाँ पर 3.4% से डिक्लाइन हुई है लेपर्ड की पॉपुलेशन। अब बात होती है टाइगर रिजर्व, कहां पर, किस एरिया में सबसे ज्यादा लेपर्ड्स हैं? तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, एंड थर्ड नंबर पे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इट इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश। ये टॉप 3 स्टेट है जहां पर लेपर्ड्स हैं सबसे ज्यादा, मैक्सिमम। डन। कुछ समय पहले भूपेंद्र यादव जी ने स्नो लेपर्ड का भी असेसमेंट किया था, और ये पहला असेसमेंट था जहां पे स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन को काउंट किया गया। हमारी कंट्री में 718 स्नो लेपर्ड्स हैं। मैक्सिमम स्नो लेपर्ड्स आपको लद्दाख में मिलेंगे, देन उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, ये रिपोर्ट क्लियर है। नेक्स्ट रिपोर्ट पे हम डिस्कशन करते हैं, फिर क्वेश्चन भी देखेंगे इस रिपोर्ट पे बेस्ड। Ministry of Agriculture and Farmer Welfare released second advance estimation of major agriculture crop Kharif and Rabi season for the year 23-24। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन दिया है कि अपकमिंग ये जो 2023-24 आपका फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमारी कंट्री में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन क्या होगा, और कंपेयर भी किया है कि लास्ट ईयर से इस साल का प्रोडक्शन कैसा है। तो बताया कि ड्यू टू द पुअर मॉनसून हमारे देश में जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन का वो डिक्लाइन हुआ है बाय द 6.1%। ठीक है, 6.1% आप देखोगे कमी आई है हमारे फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में। 22-23 में हमारी कंट्री में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना था? आंसर हो जाएगा 329 मिलियन टन था। लेकिन इन 23-24 में आपको फूड ग्रेन का टोटल प्रोडक्शन देखने को मिलेगा 309 मिलियन टन। ये डेटा याद रखना है, 309 मिलियन टन। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना है वो मैंने इस टेबल में बना दिया है। खरीफ रबी का आपको टोटल फूड ग्रेन याद रखना है। खरीफ का फूड ग्रेन है 1541 लाख मेट्रिक टन, वही रबी के लिए है 1551 लाख मेट्रिक टन। फिर आप वीट का याद रखेंगे 1120 लाख मेट्रिक टन। ठीक है, तो आपको ये 3 याद रखने हैं। सबसे पहले जब ये याद हो जाए तो बाकी को याद करने की कोशिश करना, नहीं होते तो ठीक है काम चल जाएगा। लेकिन रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, टोटल फूड ग्रेन एंड आपका वीट, इसे आपको याद रखना है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रही हूं। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक। यहां पर बताया गया कि इंडिया में जो पॉवर्टी है वो डिक्लाइन हुई है, और इंडिया की पॉवर्टी रेट पहली बार बिलो 3% देखा गया है इन 2024। ठीक है, लेस देन 3% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन नाउ लिविंग अंडर द एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशन। अब 3% से कम आबादी भारत की एक्सट्रीम गरीबी की कंडीशन में रहती है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक। मतलब इंडिया एक सही डायरेक्शन में है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, उसके डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और 2030 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी हमारी कंट्री से एलिमिनेट हो जाएगी, ऐसा वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक कहता है। ठीक है, यहां पर रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 में टोटल पॉपुलेशन जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहती है वो 3.44 करोड़ है, और अगर परसेंटेज के वाइज बात करें तो कितना परसेंटेज है? 2.4% है। कितना परसेंट है? 2.4% यहां पर देखा गया है। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसके अलावा नीति आयोग ने भी कहा है कि हमारे देश में जो पॉवर्टी है वो 5% से डिक्लाइन हुई है, 5% की कमी आई है। और नीति आयोग ने एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया रिपोर्ट को भी पब्लिश किया था, और इस रिपोर्ट में भी बताया कि हमारी कंट्री में 9 इयर्स में आप देखोगे
29.17% पॉवर्टी थी 2013-14 में, और आप देखोगे जो 22-23 है उसमें पॉवर्टी 11.2% थी। तो मतलब इन 9 ईयर्स में लगभग 24 करोड़ लोग जो है वो पॉवर्टी से बाहर आए हैं, गरीबी से बाहर आए हैं, ऐसा नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था। नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इन्होंने कहा है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप हुआ है टू 3.1% इन 2023 फ्रॉम 3.6% इन द प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, क्या कहते हैं कि पिछले साल लास्ट ईयर हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो 3.6% था, इससे हम डिक्लाइन हो गए हैं 3.1% पे आ गए हैं इन 2022। ठीक है, ये बात इन्होंने कही है। अब इन्होंने मेल और फीमेल का अलग अलग असेसमेंट किया है, बोला है कि फीमेल में जो पॉवर्टी डिक्लाइन हुआ है वो 3% है, वहीं मेल में जो डिक्लाइन है वो 3.2% आपको देखने को मिलेगा। अर्बन एरिया में 5.2% और रूरल एरिया में 2.4% आपको देखने को मिला। ठीक है, इसके अलावा एनओसी ने ये भी कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने जो अपना सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन किया था, तो कंट्री की ग्रोथ भी बताई है कि इन दिस फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भारत का जो टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो 7.6% रहेगा। बट इस पर्टिकुलर Q3 की बात करें, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, तो Q3 में भारत की ग्रोथ 8.4% रही है। तो Q3 में 8.4% और पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 7.6% अकॉर्डिंग टू द एनएसओ। क्लियर? तो इस पूरे वीक में ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी एंड इंडेक्स थे जो पब्लिश किए गए थे, वो मैंने आपको क्विक रिवाइज करा दिए। अब बारी आती है आपकी। 50 क्वेश्चन सामने हैं, मैं बिल्कुल ट्रांसलेट भी कर दूंगी, जो स्टूडेंट हिंदी में कंफर्टेबल है उनके लिए। बाकी आपको इन क्वेश्चंस को रीड करना है और आंसर करना है। ठीक है, तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन रिलीज किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर फॉर द खरीफ एंड रबी सीजन ईयर 23-24, तो पूछा इसमें यह है कि खरीफ फूड ग्रेन और रबी फूड ग्रेन का टोटल प्रोडक्शन क्या रहेगा, एस्टिमेशन क्या है। याद करो, मैंने बोला था लगभग 1500 से 1600 के बीच का एक डेटा आप याद रख लो दिमाग में, 1500 से 1600 के बीच में, और उसका ये ऑप्शन आप तलाशने की कोशिश करो। तो देखो कोई ऐसा ऑप्शन है जो 1500 से 1600 के बीच में है, आंसर है यस, ऑप्शन नंबर डी। 1541 लाख मेट्रिक टन और 1551 लाख मेट्रिक टन आपको खरीफ और रबी क्रॉप का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Who has been appointed as a Director General of National Security Guard NSG? तो NSG का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। इनको एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं क्योंकि ऑलरेडी एसएसबी के डायरेक्टर जनरल हैं। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, पूछी जा सकती है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अजय कनवाल, इन्हें रिसेंटली किस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 सालों के लिए, अजय कनवाल। अजय जी पहुंच चुके हैं कहां पर, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रिसेंटली नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है उड़ी सर्व, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। तो बेसिकली ये कोर्स क्या करता है, यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो सर्टिफिकेशन के लिए पार्टनर कौन है, किसके पार्टनर, किस कंपनी या किस बैंक की पार्टनरशिप के साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया ASTDS टग डेवलप्ड बाय द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। तो इंडिया का पहला मेड इन इंडिया जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है, ASTDS टग, इसका नाम क्या है, तो नाम है ओशियन ग्रेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। विच कंपनी विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल यूज इन द एड्रेनालाइन पंपिंग फॉर्मूला 1 और F1 मोटर रेसिंग। तो F1 मोटर रेसिंग के लिए फ्यूल कौन बनाएगा, आंसर हो जाएगा IOC। नेक्स्ट 3 मंथ में रेडी करेगी, कहां पर, पारादीप रिफाइनरी में। और इन्होंने जो एशियन रीजन में जो भी फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है, मोटरसाइकिल रेसिंग होती है, जिसके लिए फ्यूल बनाने वाली है, उसका एक नाम भी रखा है विच इज स्ट्रोम। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग नेशन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड। सो इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड को मान्यता प्रदान करने वाली पहली
स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री कौन सी बन गई है? सो आंसर हो जाएगा निकारागुआ। ओके, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। नेक्स्ट, एज ऑफ फेब 2024 फसाई ने कितने रेलवे स्टेशंस को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया है? सो आंसर है 150 रेलवे स्टेशन। ऑप्शन सी, कर पा रहे हो आंसर? सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, रिकॉल कर रहे हो? चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर हम। आज ही हमने यहाँ पे एनएसओ के बारे में बात की थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्टेड बाय द एनएसओ, रूरल एंड अर्बन एवरेज मंथली कंजप्शन स्पेंडिंग पर पर्सन इंक्रीज टू 3,773 रुपीज एंड ब्लैंक पर मंथ, ठीक है। तो रूरल एरिया में 3,773 पर मंथ आपको कंजप्शन देखने को मिलेगा, स्पेंडिंग, मंथली स्पेंडिंग देखने को मिलेगी। अर्बन एरिया में कितनी है आपसे पूछा है। ऑब्वियस सी बात है, रूरल एरिया के कंपैरिजन में अर्बन एरिया में ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा है? ऑलमोस्ट डबल। तो 3 का डबल 6 कर दीजिए आप। कोई ऑप्शन है 6 वाला? हाँ है, 6459। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो सर्वे किया था रूरल में, आप स्पेंडिंग मंथली 3,773 है रुपीज पर मंथ, वहीं अर्बन एरिया में 6,459 रुपीज आपको पर मंथ देखने को मिलेगा। सिक्किम में हाईएस्ट है, छत्तीसगढ़ में लोवेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखो, ये हमारी मैगजीन का ही है, मैगजीन का ही मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है। सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मंथली मैगजीन में है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन रिसेंटली रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इन विच ईयर NABFID was set up। NABFID का मतलब है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। बेसिकली फाइनेंस करने का काम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को। तो इसको रिव्यू किया रिसेंटली निर्मला सीतारमन जी ने, इसलिए न्यूज में आ गया। तो स्टैटिक क्वेश्चन बना दिया कि बताओ भाई इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो इस बॉडी का या इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था 2021 में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था 2021 में और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को रेडी किया था। बेसिकली इसका काम क्या है? कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट करना इसका मकसद है। रेगुलेशन कौन करता है? इट इज रेगुलेटेड एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बाय द आरबीआई। आरबीआई इसको रेगुलेट करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट का जब बजट आया था, इंतरिम बजट, उसमें भी काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बात की गई थी। तो इसमें कहा गया है कि हम 3 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर सैंक्शन करेंगे। हमारा टारगेट है 3 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन करना बाय द मार्च 2026 फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ी देर पहले हमने इस रिपोर्ट को डिस्कस किया है कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रिलीज किया है। आउट ऑफ 55 कंट्री भारत की रैंकिंग 42 नंबर पे है और इंडिया का स्कोर 38.64% है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है? सो फर्स्ट नंबर पे है यूएसए। सिंपल, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने वन टाइम स्कीम मतलब ओटीएस स्कीम को अर्बन लोकल बॉडीज के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के लिए लॉन्च किया है? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तेलंगाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगेन थोड़ी देर पहले हमने इसे भी डिस्कस किया था अबाउट द एनएसओ। एनएसओ ने इस थर्ड क्वार्टर के लिए कितना एस्टिमेट किया है भारत की ग्रोथ? आंसर है 8.4%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इंडिया की जो यूनियन कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को सेटअप किया जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में होगा और वन टाइम बजट सपोर्ट दिया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम 23-24 टू 27-28। क्वेश्चन सिंपल सा है कि यहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को सेटअप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने वन टाइम कितना बजट दिया है? आंसर है 150 करोड़ रुपीस, 150 करोड़ रुपए है, ऑप्शन बी। रिसेंटली विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इशू 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड? तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू किसने किए हैं? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, the Genome India project has successfully sequenced 10,000 whole genome of the healthy person from across the country to create a genetic map of the population। क्वेश्चन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया था? तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इन 2020। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मेन गोल ऑफ द ग्रुप ऑफ 33 मतलब G33 इन द कॉन्टेस्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नेगोशिएशन। G33 बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, कहने के लिए G33 है लेकिन इसमें टोटल मेंबर नेशन है 47। अभी WTO की मीटिंग हो रही थी तो उसमें ये चर्चा में था। बेसिकली इसे किसके कॉन्टेस्ट में जाना जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, टू एड्रेस कंसर्न ऑफ डेवलपिंग कंट्री रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, रिसेंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने लॉन्च किया है एक ग्लोबल फंड जिसका नाम है वीमेन एक्सपोर्टर इन द डिजिटल इकोनॉमी फंड। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ द फंड। तो ये जो सारी बातें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी मैं बताती हूँ कि 13th नंबर की WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, आबू धाबी में हो रही थी। इस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर दोनों ने मिलकर ग्लोबल फंड लॉन्च किया है। उस फंड का नाम है वीमेन एक्सपोर्टर इन द डिजिटल इकोनॉमी फंड और इसके लिए जो बजट है वो कितना है आपका $50 मिलियन। ऑप्शन ए। अगेन WTO की बात है, यहाँ पे पूछा है कि WTO में टोटल मेंबर 164 से 166 हो गए हैं। कौन कौन सी कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, सो कॉमरोस एंड तिमोर लेस्ते। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, what was the increase in the leopard population in India from 2018 to 2022 as reported in the status of leopard in India released by the Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav in March 2024। तो 2018 से 2022 के बीच में कितने परसेंट पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है लेपर्ड्स के, आंसर हो जाएगा 8%। ऑप्शन डी करेक्ट है। Recently, Center for Development of Telematics had just concluded Mobile World Congress 2024। As we discussed कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ हो रही है, बार्सिलोना स्पेन में हुई है। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स मतलब C.DOT ने से कंडक्ट किया था। इसके अलावा इन्होंने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, दैट विल फॉस्टर इनोवेशन इन इंडिया एंड सपोर्ट इंडिया बेस्ड डेवलपर्स एंड स्टार्टअप्स। तो इंडिया में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने, डेवलपर्स को प्रमोट करने के लिए C.DOT ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है, आंसर है डी, क्वेलकॉम टेक्नोलॉजीज। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, अदिति। डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी विद IDX अदिति स्कीम। बेसिकली डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, जिसके लिए 750 करोड़ रुपीज दिए गए हैं फॉर द पीरियड ऑफ, किस टाइम पीरियड के लिए बजट है, तो बताइए 23-24 से स्टार्ट होगा, ये बात तो सही है। कब तक के लिए है, तो आंसर हो जाएगा 25-26, 23-24 से 25-26 तक। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, चलिए जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था उसको ही यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करके वापस से आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और किस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर रिसेंटली $50 मिलियन का एक फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है विमेन एक्सपोर्टर इन द डिजिटल इकोनॉमी फंड। ठीक है, कहां पर, 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन द आबू धाबी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने किया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने 10th एडिशन वीमेन्स बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स का रिलीज किया है। 190 कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग क्या है, सो आंसर हो जाएगा 113 नंबर पे है इंडिया। ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना रिसेंटली न्यूज में थी, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, सो आंसर है, बताइए, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिसेंटली लॉन्च नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 4 स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। पहला बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया है टू सर्व एज अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। सेकेंड, इसका मकसद है कैपिटल बेस 300 करोड़ तक रेज करना। नेक्स्ट है, ये RBI में रजिस्टर है एज अ NBFC और एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो पहला गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नहीं, जबकि अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने पार्टनरशिप किया है विद ऑनलाइन ट्रेवल टेक प्लेटफॉर्म ईज माई ट्रिप टू लॉन्च अ को ब्रांडेड ट्रेवल क्रेडिट कार्ड EMT क्रेडिट कार्ड। तो बेसिकली यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए वो पंजाब नेशनल बैंक के साथ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम को रिसेंटली किस स्टेट ने लॉन्च किया है? सो आंसर है तेलंगाना स्टेट, ऑप्शन डी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया हैज इम्पोज्ड 5.49 crore rupees fine which payment bank for alleged violation of anti money laundering rules under the Prevention of Money Laundering Act. So किसके ऊपर यहाँ पे पेनाल्टी इम्पोज की गई है? सो आंसर इज पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which fintech company has launched a new feature on its platform Pocket UPI? Pocket UPI फीचर किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा मोबिक्विक ने, ऑप्शन ए। किस ई कॉमर्स कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है इट्स यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट ने किया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट सिक्योरिटी? सो आंसर इज अनुराग अग्रवाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा प्रदीप महाजन को दिया गया है। किस फील्ड में? तो आपका मेडिकल फील्ड में। साउंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय विच आईआईटी? तो किस आईआईटी ने साउंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को डिजाइन किया है? सो आंसर हो जाएगा आईआईटी जम्मू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, recently which ministry has been honored with the award for the best performance in accounts during the financial year 23-24? तो बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट अवार्ड किसे मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन सी। बीएसएफ में पहली वीमेन स्नाइपर कौन बन गई हैं? तो सुमन कुमारी हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ने इंप्लीमेंट किया है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, जिसका मकसद है कितने % हमें टग्स को ग्रीन टग में कन्वर्ट करना है बाय द विच ईयर? सो आंसर हो जाएगा हमें यहाँ पे 50% को 2030 तक कन्वर्ट करना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बीपीसीएल ने रिसेंटली नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपने प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट के लिए। उस वेरिएंट का नाम क्या है? आंसर है स्पीड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31-year-old बी साई प्रणीत हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट, ही इज रिलेटेड टू द विच स्पोर्ट? तो साई प्रणीत एक सटलर है, मतलब इनका रिलेशन बैडमिंटन से है। इंडिया यूके अचीवर अवार्ड किसे दिया गया है? दो पर्सनालिटी को दिया है, एक जोया अख्तर है और एक है शेफ आसमा खान, ऑप्शन बी। पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा पास्ड अवे रिसेंटली, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड थे? ठीक है, तो 2017 में डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा को पद्मश्री मिला था क्योंकि इनकी पूरी टीम एसोसिएटेड थी राम जन्मभूमि मामले से और ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यार्स मिसाइल, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, डेवलप्ड बाय विच कंट्री? सो आंसर इज रशिया। 10,500 किलोमीटर की रेंज आपको इस मिसाइल की देखने को मिलेगी और न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने में कैपेबल है। नेक्स्ट है, रिसेंटली डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने हाउ मेनी सेंटर्स, कितने सेंटर्स को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के? सो आंसर है 3। कहाँ कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और जल्दी से बताएं, झारखंड, रांची। नेक्स्ट, which state government has signed an MOU with the World Economic Forum to set up the state first center for AI? तो सेंटर फॉर AI सेटअप करने के लिए कर्नाटका ने यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एग्रीमेंट किया है। इन विच स्टेट हैज द विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड? तो विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम मतलब अगर कोई भी फीमेल जो कि विडो है वो दोबारा शादी करनी चाहती है तो उनको 2 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा झारखंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल में किया गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एज ऑफ मार्च 2024 कितने बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं उद्गम पोर्टल में? उद्गम पोर्टल बेसिकली अनक्लेम डिपॉजिट को क्लेम करने का एक जरिया है, जहां पे किसी भी बैंक के यूजर अगर आप रजिस्टर हैं उसमें तो आप जाके अपने अनक्लेम डिपॉजिट को देख सकते हैं। सो आंसर है 30, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रिसेंटली एयरबस ने किस इंस्टीट्यूट के साथ साइन किए हैं कॉन्ट्रैक्ट को टू प्रोवाइड एविएशन एजुकेशन टू प्रोफेशनल एंड एम्पावर? सो IIM मुंबई, ये IIT नहीं है, ये IIM है, ठीक है, याद रखेंगे। यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन ने प्रेस्टिजियस
बॉब जोन्स अवार्ड किसे दिया है? तो गोल्फर है टाइगर वुड्स, उनको ये अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखेंगे ऑप्शन बी। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू। ठीक है, इंडियन आर्मी ने रिसेंटली खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में मेडल टैली में टॉप किया है और इनको 10 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 6 ब्रोंज मेडल मिले हैं। तो फर्स्ट तो आपसे पूछा नहीं गया। ठीक है, रिसेंटली आपको पता है कि आपका जम्मू और लद्दाख में 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स कंक्लूड हुए थे और इंडियन आर्मी ने टॉप किया था। पूछ रहा है कि सेकेंड नंबर पे कौन है। 4 ऑप्शन है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ टॉप 3 को याद रखो, टॉप 3 या फिर कोई इंडेक्स आता है तो उसके बॉटम 3, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा भी बन सकता है। हम यही सोच के बैठे थे कि खेलो इंडिया गेम्स में टॉप किसने किया है और आर्मी याद था, पूछा ही नहीं। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट पे बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे कि कैसा लगा आपको वीडियो और स्कोर भी बता देना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करते जाएंगे। पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। सो टेक केयर।